Dear student, now we are discussing about genetic. हम आनुवंशिकी की बात कर रहे थे जिसके अंदर जेनेटिक्स की डेफिनेशन में आपको समझा चुका था। हम ये पढ़ चुके थे कि जीव विज्ञान की ऐसी शाखा जिसके अंतर्गत वंशागति एवं विभिन्नता का अध्ययन किया जाता है उसे आनुवंशिकी कहा जाता है। आनुवंशिकी के क्षेत्र में सबसे पहले अगर किसी ने सफल प्रयोग और नियम दिए थे तो वो था ग्रेगर जोहान मेंडल। इसलिए ग्रेगर जोहान मेंडल को जेनेटिक्स का फादर कहा जाता है। वहीं जेनेटिक्स शब्द दिया था बेटसन ने। अब बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रेगर जोहान मेंडल के जीवन परिचय के बारे में। तो देखिएगा बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जीजे मेंडल का जन्म कब हुआ। तो बच्चों ग्रेगर जोहान मेंडल का जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 को और इनका जन्म स्थान जो था वो था ऑस्ट्रिया। और बच्चों ग्रेगर जोहान मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे, जो प्रयोग किए थे, वह किए थे एक पादप पर जिसका नाम है बच्चों उद्यान मटर, जिसे हम गार्डन पी बोलते हैं, और इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सैटाइवम। तो यह था पाइसम सैटाइवम। तो इसने एक्सपेरिमेंट के लिए किस पौधे को चुना बच्चों? उद्यान मटर को या पाइसम सैटाइवम को। और इसने जो प्रयोग करवाए थे वो थे संकरण के प्रयोग। इसने कुल मिलाकर के संकरण करवाया था मटर के प्लांट के विभिन्न लक्षणों को लेकर के। ठीक है। अब बच्चों इसने ये जो प्रयोग करवाए थे उद्यान मटर या गार्डन पी पर, ये करवाए थे सन 1856 से सन 1863 के बीच, अर्थात कुल कितने वर्षों तक काम किया था? मेंडल ने काम किया था बच्चों 7 वर्षों तक। अब ये जो आंकड़ा मैं बता रहा हूं ये डिटेल नीट एग्जाम के अंदर भी पूछी जा चुकी है। ये बच्चों अपनी एनसीईआरटी बुक्स का पॉइंट है। आरबीएससी बुक्स के अंदर यहाँ थोड़ी जानकारी अलग दी हुई है, इसलिए आप यहाँ पे एनसीईआरटी की जानकारी को महत्व देना। ठीक है। तो मेंडल ने जो प्रयोग किए थे वो 1856 से लेकर के 1863 तक किए थे। ठीक है। लगातार कितने वर्षों तक किए थे? 7 वर्षों तक किए थे। उद्यान मटर पर संकरण करवाया था। और मैं यहाँ जानकारी क्लियर कर दूं कि जो मेंडल ने संकरण करवाए थे वो टोटल 2 प्रकार के थे, जिसमें एक था बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस और दूसरा जो था वो था डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो कुल मिलाकर के 2 प्रकार के क्रॉस करवाए थे, एक मोनो हाइब्रिड और दूसरा करवाया था डाई हाइब्रिड क्रॉस। बच्चों मोनो हाइब्रिड क्रॉस को हम कहते हैं एक संकर संकरण और डाई हाइब्रिड क्रॉस को हम कहते हैं द्विसंकर संकरण। ठीक है। हम आगे डिस्कस करेंगे कि किसे बोलेंगे हम संकरण। ठीक है। अब बच्चों जो प्रयोग उद्यान मटर पर मेंडल ने 1856 से 1863 तक करवाए थे, यानी मेंडल ने उद्यान मटर के पौधे पर बहुत सारे संकरण के प्रयोग करवा करके अलग अलग लक्षणों को लेकर के और जब अध्ययन किया तो उसे बहुत सारे नतीजे मिले, निष्कर्ष प्राप्त हुए और उन निष्कर्षों पर कुछ नियम दिए थे। उन नियमों को मेंडल के वंशागति के नियम या मेंडलवाद कहा जाता है। लेकिन बच्चों जो मेंडलवाद प्रस्तुत किया वो मेंडलवाद प्रस्तुत किया था बच्चों एक संस्था के सामने, क्योंकि यह पूरा जो कार्य है ब्रून शहर में हुआ था। और आपको यह भी पता होना चाहिए कि ग्रेगर जो है ये मेंडल को उपाधि प्राप्त हुई थी ग्रेगर की, और ग्रेगर की उपाधि मेंडल को प्राप्त हुई थी ब्रून शहर की चर्च के अंदर। याद रख लेना, ब्रून जो शहर था उस ब्रून शहर की जो चर्च थी उस चर्च में मेंडल ने पादरी के पद पे काम किया था। ठीक है ना।
तो एक तरह से ये धार्मिक संस्था आप कह सकते हो। चर्च जैसे हिंदुओं में मंदिर वगैरह होता है, तो चर्च के अंदर ये पादरी के पद पे काम करते थे। ब्रून शहर के अंदर वहीं पे उन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, तो ऑस्ट्रिया के ब्रून शहर में ये गए, वहां उन्होंने उद्यान मटर को चुना और उद्यान मटर के अलग अलग लक्षणों को लेकर के क्या कराए, संकरण करवाए। कितने टाइप के? 2 टाइप के, एक मोनो हाइब्रिड और दूसरा डाई हाइब्रिड। ठीक है, कब से कब तक? 1856 से लेकर के 1863 तक। कुल कितने वर्षों तक काम किया? 7 वर्षों तक। और बच्चों में यहाँ पे एक बात और क्लियर कर दूं, इसने कितने लक्षणों को चुना था? तो 7 लक्षणों का क्या किया था? इसने चुनाव किया था। मटर के कितने लक्षणों को लिया था? 7 लक्षण। और प्रत्येक लक्षण के 2 ट्रेड थे, प्रत्येक लक्षण के 2 विपर्यासी रूप होते हैं, एक प्रभावी और दूसरा अप्रभावी। ठीक है, अब बच्चों जो इसने उद्यान मटर पर काम किया, उसके जो नतीजे या जो नियम थे, उनका प्रकाशन उस पूरी रिपोर्ट को ब्रून शहर की एक संस्था के सामने प्रस्तुत किया, शोध पत्र बना करके, और उस संस्था का नाम है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री। तो याद रख लेना आप लोग, इसने ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, इस संस्थान में इन प्रयोगों का एक शोध पत्र बना करके क्या किया था बच्चों? प्रस्तुत किया था मेंडल ने। ठीक है, यह शोध पत्र जो प्रस्तुत किया था, यह किया था 1865 में। ठीक है, अब बच्चों देखिए, अब 1864-65 के अंदर जब मेंडल के जितने भी रूल्स थे उसका शोध पत्र तैयार था और वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के अंदर जो साइंटिस्ट थे उनके सामने रखा गया, तब बच्चों याद रखना उस संस्था ने उसकी वार्षिक पत्रिका में एक न्यूज प्रकाशित की, पादपों में संकरण के प्रयोग शीर्षक से। तो यहाँ पे इस ब्रून सोसाइटी जो थी, इसकी वार्षिक पत्रिका के अंदर 1866 के अंदर बच्चों एक न्यूज प्रकाशित होती है, पादपों में संकरण के प्रयोग, इस शीर्षक से यह न्यूज प्रकाशित हुई थी। और एक बात यहाँ पे क्लियर कर दूं बच्चों, जब ये न्यूज प्रकाशित हुई तो इस पर बहुत अधिक लोगों ने ध्यान दिया नहीं, इसलिए मेंडल का जो ये पूरा काम है ये वहां, या मैं ये कह दूं हमारे विश्व के लोगों के सामने पूरी तरह से उजागर नहीं हुआ। ठीक है, तो ये बात मैं कर रहा हूं 1866 की। ठीक है, तो एक लोकल पत्रिका थी, लोगों ने इतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया। अब बच्चों मेंडल की मृत्यु हो जाती है 1884 के अंदर। मेंडल की किडनी फेलियर हो गया था, एक तरह से उसे डिजीज थी, और 1884 में मृत्यु हो जाती है। जब मेंडल की मौत हो गई थी तब तक मेंडल को प्रसिद्धि नहीं मिली थी, ये याद रखना। तब तक मेंडलवाद की तरफ किसी ने भी ध्यान नहीं दिया था बच्चों। ठीक है, अब मृत्यु हो गई। मृत्यु होने के 16 साल के बाद यानी सन 1900 के अंदर में, याद रख लेना आप लोग, सन 1900 के अंदर मेंडल के जो नियम थे, जिसे आप लोग मेंडलवाद कह रहे हैं बच्चों, मेंडलवाद का दूसरी बार या पुनः प्रकाशन या पुनः खोज मेंडल ने जो काम किया, ये 1866 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ, लेकिन लोगों के सामने आया नहीं। 1866 से लेकर के सन 1900 तक मेंडल का कार्य जो है वो लोगों के सामने नहीं आया। तो मेंडल का काम कुल कितने वर्षों तक छिपा रहा बच्चों? 34 वर्षों तक मेंडल के इस काम की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। 34 वर्ष के बाद मेंडलवाद दिए जाने के कितने वर्षों के बाद? 34 वर्ष के बाद मेंडलवाद की पुनः खोज होती है, याद रखना। और मेंडलवाद की जो पुनः खोज करता है उसके भी आपको नाम याद रखने होंगे। मेंडलवाद के पुनः खोज करता है 3 साइंटिस्ट, जिसमें एक का नाम है ह्यूगो डी विरिच, दूसरा है एरिक वॉन शेरमार्क और तीसरा है कार्ल कोरेंस। ठीक है, ये 3 साइंटिस्ट सन 1900 के अंदर अलग अलग पौधों पर काम कर रहे थे।
संकरण करवा रहे थे। और जब इन तीनों वैज्ञानिकों ने संकरण के प्रयोग करवाए तो सन 1900 में इन्हें वही नतीजे मिले जो कि 34 वर्ष पहले किसे मिले थे, मेंडल को। जब इन्हें ये पता चला तो एक तरह से इन्होंने सोचा कि आज से 34 वर्ष पहले जब बहुत सारी विषम परिस्थितियां थी तब एक साइंटिस्ट ने इतनी बड़ी जानकारी विश्व के सामने रखी, लेकिन लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इसलिए हम लोग मेंडल के नियमों को दोबारा प्रकाशित करेंगे। तो मेंडलवाद के पुनर्खोजकर्ता में 3 वैज्ञानिकों का नाम आपको याद रखना है, जिसके अंदर एक का नाम है कार्ल कोरेंस। बच्चों, जो कार्ल कोरेंस है वो था जर्मनी का, और दूसरा जो साइंटिस्ट था उसका नाम है एरिक वॉन शेयरमार्क। और बच्चों, ये जो साइंटिस्ट है ये था ऑस्ट्रिया का, और जो तीसरा साइंटिस्ट है उसका नाम है ह्यूगो डी व्रिट्ज, और ये था हॉलैंड का। तो 3 अलग अलग देशों के ये 3 जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मेंडलवाद की या मेंडल के नियमों की क्या की थी, पुनर्खोज। तो आप इन 3 साइंटिस्ट के नाम जरूर याद रखेंगे। कार्ल कोरेंस जर्मनी का, एरिक वॉन शेयरमार्क ऑस्ट्रिया का, ह्यूगो डी व्रिट्ज हॉलैंड का। इन्होंने मेंडलवाद की क्या करी थी, पुनर्खोज करी थी। और मेंडल के जो ये नियम है ये कब से कब तक छिपे रहे, तो याद रखना 1866 से सन 1900 तक जो मेंडल की उपलब्धियां थी वो लोगों के सामने नहीं आई। ये रूल्स एक तरह से छिपे रहे। ठीक है, अब आप जो है एक जानकारी और समझ लें। अब हम जो है पहले मैं आपको एक जानकारी और यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि मेंडलवाद हम कहेंगे किसे। देखो, आप मेंडलवाद का मतलब क्या है पहले ये जान लो। आप मेंडलवाद या तो मेंडलवाद या आप कह दो मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडलिज्म है क्या। तो देखो बच्चों, आपको पता होगा मेंडल ने कौन सा पौधा चुना था प्रयोग के लिए, उद्यान मटर। उद्यान मटर पर क्या करवाए थे, संकरण के प्रयोग करवाए थे। जब कोई बच्चों हम किसी पौधे के कुछ लक्षणों को लेकर के प्रयोग करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होते हैं भाई, निष्कर्ष प्राप्त होते हैं। तो इसी तरह मेंडल को भी क्या प्राप्त हुए थे, निष्कर्ष प्राप्त हुए थे। मेंडल ने इन निष्कर्षों पर क्या दिए थे भाई, नियम दिए थे। और इन नियमों को ही हम लोग क्या कहते हैं भाई, मेंडलवाद, या इनको और किस नाम से जानते हैं, वंशागति के नियम। तो आप याद रख लोगे क्या कि भाई मेंडलवाद है क्या, तब आप यह कहोगे कि ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा उद्यान मटर पर संकरण के प्रयोग करवाए गए और उन प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों पर नियम दिए गए, उन नियमों को मेंडलवाद कहते हैं। और मेंडल ने उद्यान मटर पर काम कब से कब तक किया था, 1856 से लेकर के 1863 के बीच किया था। और बच्चों 1865 के अंदर इसने शोध पत्र जो है ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने रखा। उन वैज्ञानिकों को कहा कि मैंने उद्यान मटर के बारे में ये काम किया है। और बच्चों 1866 के अंदर वहां के समाचार पत्र में एक समाचार प्रकाशित हुआ। और आप ये भी याद रख लो कि किसी ने इन समाचार की तरफ ध्यान नहीं दिया और सन 1900 तक इनके रूल्स छिपे रहे। और सन 1900 में 3 अलग अलग देशों से वैज्ञानिक आते हैं और वो इन मेंडल के नियमों को दोबारा विश्व के सामने सरल शब्दों में रखते हैं, कार्ल कोरेंस, एरिक वॉन शेयरमार्क एंड ह्यूगो डी व्रिट्ज। ठीक है बच्चों, तो ये तो जानकारी थी मेंडल के परिचय की। 2 छोटी हेडिंग और देख लेते हैं, फिर हम कल डिस्कस करेंगे। तो देखिए बच्चों, फिर मेंडल ने मटर को ही क्यों चुना और किसी प्लांट का चुनाव क्यों नहीं किया, तो ये भी बच्चों आप जान लो। मेंडल ने मटर को इसलिए चुना था क्योंकि मटर का जो पौधा था वो 1 वर्षीय शाक था, मतलब उसकी जीवन अवधि जो है 1 ही वर्ष की थी। जैसे अपने यहाँ पर गेहूं, मक्का, चावल, बाजरा जो है वो 1 वर्षीय प्लांट है, यानी 3-4 महीने में इनकी एक फसल तैयार हो जाती है, फिर आप अगली उगाओ, फिर अगली तैयार हो जाती है। तो जब कोई पौधा 1 वर्षीय होगा तब कम समय में उसकी अनेक पीढ़ियों का अध्ययन कर सकते कि नहीं कर सकते। तो इसलिए 1 वर्षीय पौधा था, इसलिए उद्यान मटर चुना।
एक तो 1 वर्षीय था और दूसरा था शाक। शाक का मतलब इसकी ज्यादा ऊंचाई नहीं थी, ठीक है। तो पहला चुनाव का कारण ये। दूसरा, ये पौधा जो है ये बाइसेक्सुअल था, द्विलिंगी था। तो द्विलिंगी जब कोई प्लांट होगा तो उसके अंदर नर जननांग भी होगा और उसके अंदर मादा जननांग भी होगा। नर और मादा जननांग दोनों मौजूद थे। इस वजह से बच्चों इन पौधों के अंदर आसानी से प्राकृतिक रूप से क्या पाया जाता है, सेल्फ पोलिनेशन पाया जाता है, स्व परागण पाया जाता है। मतलब नर जननांग जो पुंकेसर या जो पुमंग है उससे परागकण मादा जननांग तक पहुंचते हैं और उसी पुष्प के अंदर या उसी पौधे पर परागकणों का स्थानांतरण होता है, जिसे हम सेल्फ पोलिनेशन कहते हैं। यह घटना गरम मटर में देखा जाता था। तो यह भी एक कारण था, क्योंकि हम आराम से स्व परागण जो प्राकृतिक रूप से इसमें देख सकते हैं। साथ ही साथ फायदा यह था कि इसमें कृत्रिम रूप से हम पर परागण जो है वो करवा सकते हैं। तो ये भी एक बड़ी बात थी। इसमें क्रॉस पोलिनेशन भी करवाया जा सकता था, नर जननांग को हटा करके और किसी भी वांछित लक्षण युक्त मादा जननांग के परागण लेकर के आप किसी पुष्प पे डाल सकते हो। मान लो 2 पौधे हैं मेरे पास मटर के, तो मैं इस प्लांट से परागण निकाल करके इस दूसरे पुष्प तक स्थानांतरित करता हूं। तो ऐसी परिस्थिति में एक ही जाति के 2 पौधों के बीच परागणों का स्थानांतरण कहलाता है पर परागण, और कृत्रिम रूप से पर परागण करवाया जा सकता था उद्यान मटर में, इसलिए उसने उद्यान मटर चुना। 2 तकनीकें चुनी थी, एक का नाम था इमैस्कुलेशन और दूसरी का नाम था बैंगिंग। अब बच्चों तीसरा जो कारण था वो था मटर के अंदर अनेक विपर्यासी लक्षणों का पाया जाना। उद्यान मटर के अंदर टोटल 34 कैरेक्टर थे, जिनमें से मेंडल ने केवल कितने कैरेक्टर का चुनाव किया था बच्चों? 7 का। तो बहुत सारे जब किसी पौधे में लक्षण होते हैं तो अध्ययन में आसानी होती है, ये बड़ा कारण रहा। तो आप याद रख लोगे मेंडल ने मटर चुना क्यों? तो इसके ये 4 कारण थे, आप याद रख लेना। अब मेंडल को ये सफलता क्यों मिली और किसी और वैज्ञानिक को इस क्षेत्र में क्यों नहीं मिली? तो मेंडल से पहले एक वैज्ञानिक आया था जिसका नाम था कोल रूटर, याद रख लेना, ठीक है। कोल रूटर मेंडल से भी पहले आया था और ये आया था लगभग सन 1800 के अंदर। लेकिन बच्चों इसने प्रयोग किया था तंबाकू पर, लेकिन इस कोल रूटर को सक्सेस नहीं मिली, ठीक है। कोल रूटर को आप जेनेटिक्स का फादर नहीं कह रहे, इसने रूल्स नहीं दिए। क्यों? क्योंकि कोल रूटर ने बहुत सारी गलतियां की थी और उनको सुधारा कहीं ना कहीं ग्रेगर जोहान मेंडल ने। तो मेंडल की सफलता का एक तो बड़ा कारण यह था कि मेंडल एक समय में केवल एक ही लक्षण का अध्ययन कर रहा था या 2 लक्षण ले रहा था, इससे ज्यादा लक्षण नहीं ले रहा था। लेकिन ये कोल रूटर और एक और था जॉन गोस एंड नाइट, ये वैज्ञानिक क्या कर रहे थे, बहुत अधिक संख्या में पौधे पर जितने लक्षण थे, पौधे की लंबाई, पुष्प का रंग, फली का आकार, फली का रंग, ये सारे लक्षण एक साथ लेकर के उसकी वंशागति का अध्ययन कर रहे थे। इस वजह से कोई ना कोई लक्षण जो है वो पीछे रह जाता था या उसके बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं प्राप्त हो रही थी। लेकिन फायदा यह था मेंडल को, क्योंकि मेंडल ने एक समय में एक ही लक्षण लिया, उसकी स्टडी की, इस वजह से मेंडल को सफलता मिली। यह भी याद रखना होगा। और यह भी याद रखिएगा, जब मेंडल ने किसी एक लक्षण का चुनाव किया और उससे जो निष्कर्ष प्राप्त हुए, उन निष्कर्षों को इसने संख्यात्मक रूप से विश्लेषण किया था। जैसे ही एक लक्षण ले रहा था और अगली पीढ़ी में वो लक्षण कैसे जा रहा है, उसकी वंशागति का अध्ययन कर रहा था, तब वो लिख रहा था कि अगली पीढ़ी में कितने पौधे लंबे हैं, कितने बौने हैं, ये सारे आंकड़े जो है वो लिख रहा था, संख्यात्मक विश्लेषण कर रहा था। ये बहुत बड़ा फायदा था, बहुत बड़ा फायदा। एक तरह से ऐसा कहा जाता है कि ग्रेगर जोहान मेंडल जो है भाग्यशाली था, क्योंकि इसने मटर का चुनाव किया। अगर ये आम का पौधा चुन लेता तो उसकी आने वाली कई पीढ़ियां जो है ये नियम नहीं दे पाती, क्योंकि जब एक आम के पौधे को उगाया जाता है तो उस पर फल लगना, पुष्प लगना, इस घटनाक्रम में कई वर्ष लग जाते हैं। इतना इंतजार नहीं किया जा सकता था, इसलिए इसने 1 वर्षीय पौधा चुना। तो उद्यान मटर का चुनाव भी एक बहुत बड़ा सफलता का कारण बना। तो 3 कारण है, मैं लिख रहा हूं यहां पर। पहला कारण क्या है बच्चों? एक ही समय में एक या कितने लक्षणों का अध्ययन? 2 लक्षणों का अध्ययन। और दूसरा बच्चों जो कारण है वो है सांख्यिकी विश्लेषण। और तीसरा और अंतिम कारण है उद्यान मटर का चुनाव। याद रख लोगे क्या? तो ये डिटेल थी बच्चों इस टॉपिक के बारे में। आप लोगों को काफी जानकारी समझ में आई होगी, ठीक है। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था किसके बारे में?
कहां पे, ऑस्ट्रिया में। फिर पढ़ाई की इन्होंने दर्शन शास्त्र के अंदर, फिर मैथमेटिक्स और नेचुरल साइंस के अंदर भी स्टडी की बच्चों। फिर 1843 के आसपास ये ब्रून शहर चले गए और ब्रून शहर की चर्च के अंदर पादरी के पद पे काम करने लगे। वहां उन्हें ग्रेगर की उपाधि मिली। वहां उद्यान मटर का पौधा देखा, उसमें बहुत सारे लक्षण देखे। इसने सोचा क्यों ना मैं इन लक्षणों को पता लगाता हूं कि किस तरह से अगली पीढ़ी में जाते हैं, उनकी वंशागति का अध्ययन करना था इसे। इसलिए इसने अध्ययन करना शुरू किया उद्यान मटर पर। 1856 से लेकर के 1863 के बीच में लगातार 7 वर्षों तक बिना रुके बिना थके, और जैसे ही इसने काम किया इसे नतीजे प्राप्त होते गए, उन्हें यह संख्यात्मक रूप से लिखता गया और फिर अंत में इसने 1865 के अंदर इन सभी प्रयोगों से प्राप्त निष्कर्षों का एक शोध पत्र तैयार किया और वो ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के सामने रखा। ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के समाचार पत्र में 1866 के अंदर इस समाचार प्रकाशित हुआ पादपों में संकरण के प्रयोग शीर्षक से, बट उस समाचार की तरफ लोगों ने ध्यान नहीं दिया। 1884 में मेंडल की मृत्यु हो जाती है और बच्चों सन 1900 तक इन नियमों के बारे में किसी को पता नहीं चलता। और सन 1900 में 3 अलग-अलग देशों से 3 वैज्ञानिक आए थे। जर्मनी का था कार्ल लॉरेंस, ऑस्ट्रिया का था एरिक वॉन शेरमार्क और याद रखना हॉलैंड का था ह्यूगो डे वेलिच। इन तीनों ने मिलकर के मेंडल के नियमों को दोबारा प्रकाशित किया। मेंडल के बच्चों 3 नियम थे। एक नियम का नाम है प्रभाविता का नियम, दूसरा जो नियम है वो है पृथक्करण का नियम, और मेंडल का जो तीसरा नियम था उसका नाम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मेंडल ने टोटल जो है 3 नियम दिए थे। इन तीनों के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे शेयर करें। थैंक यू अलॉट।